बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर आज रियल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। रियल एनालिसिस में हम सबसे पहले जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में आज हम लोग सीक्वेंस की बेसिक जो 2 क्लासेस हैं, आज की और कल की, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो दोनों सीक्वेंस के बेसिक पर डिपेंड करती हैं। मतलब बेसिक्स आप लोगों को देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट बेसिक जो रियल एनालिसिस है वो विदाउट बेसिक्स के नॉलेज के नहीं चल सकती है। ठीक है, तो आपको बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप थ्योरम्स और उनके प्रूफ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज थ्योरम्स के प्रूफ में आपको दिक्कत होगी। तो बेसिक डेफिनेशंस बहुत जरूरी हैं, तो अच्छे से समझते हुए हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी टर्म्स कैसी होती हैं, लिखते कैसे हैं, रेंज सेट क्या होता है सीक्वेंस का। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं जो कि है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है उसमें क्या बोला गया है कि सीक्वेंस मेरे पास एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन f, sequence is a function f which is defined from set of natural number to any set. सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये क्या है? फंक्शन का डोमेन है। जो ए सेट है वो क्या होता है? फंक्शन का को डोमेन होता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करना चाहूं तो ये प्रांत है और ये इसका क्या होता है? सह प्रांत होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस होता है। आपको सीक्वेंस में ये ध्यान रखना होगा कि ये वेल डिफाइंड है कि जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम फंक्शन की टर्म्स को लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं a, b। ठीक है, इस तरह से टर्म्स को लिखते हैं। यहाँ पर a जो होता है ये डोमेन से आता है, ये डोमेन का एलिमेंट होता है। a बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और b बिलोंग्स टू हमेशा क्या होगा? कोई भी सेट a जो भी कि आप ले रहे हैं यहाँ पर कोडोमेन, b हमेशा कोडोमेन का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट्स को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट कोडोमेन का होता है। लेकिन जब भी आप सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप सीक्वेंस लिखते हैं तो आप सीक्वेंस को लिखते हैं जनरली an या इस तरह से, या an इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर या क्रॉस ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से आप लिखते हैं। सीक्वेंस में हम लोग इसकी टर्म्स को लिखते हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन, इस तरह से। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं लिखे जाने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर फिक्स है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो तो 1 की इमेज है, इमेज ऑफ 1। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 की इमेज है। जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड टर्म है, वो नेचुरल नंबर 2 की इमेज है। थर्ड टर्म जो है ये है इमेज ऑफ 2। ये वेल डिफाइंड है, वेल नोन है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। A3 जो है वो नेचुरल नंबर 3 की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि ये तो हुआ नॉर्मल सीक्वेंस, अगर मैं बात करूं रियल सीक्वेंस की, किसकी बात करें हम लोग? रियल सीक्वेंस की बात करते हैं, तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि सीक्वेंस जो होता है हमारा, वो होता है एक फंक्शन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर डिफाइंड हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल सीक्वेंस की, अगर यहाँ पर रियल वर्ड आ जाए तो ये बोला जाता है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से a या फिर सेट ऑफ रियल्स पर डिफाइंड है। तो ये रियल सीक्वेंस हो जाएगा। या तो r हो सकता है, r की जगह कोई भी a हो सकता है विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, या फिर r का कोई सबसेट हो सकता है, रियल सबसेट हो सकता है, तो उसे कहा जाएगा रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस कैसी होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया कि एक फंक्शन है तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यहाँ पर जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a, b अगर आप लिखते हैं तो e तो एलिमेंट है और b क्या है? इमेज है, इमेज ऑफ a होता है। दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू f ऑफ a है।
ठीक है, ये होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि डोमेन का एलिमेंट जो ए है वो फिक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ केवल आप कोडोमेन या फिर रेंज के एलिमेंट्स को ही लिखेंगे जब सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है an, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर इसके सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जनरली लिखा कैसे जाना चाहिए था, लिखा ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस को एक फंक्शन बोल रहे हैं, तो ये लिखा जाना चाहिए था 1a1, फिर लिखा जाना चाहिए था 2a2, फिर लिखा जाना चाहिए था 3a3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि डोमेन यहाँ पर फिक्स है, डोमेन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि फिक्स है, तो ये समझा जाता है कि यहाँ पर हमेशा क्या है, पहला एलिमेंट 1 की इमेज है, दूसरा एलिमेंट 2 की इमेज है, तीसरा एलिमेंट 3 की इमेज है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर के मायने हैं। ठीक है, आप एलिमेंट्स को ऐसे नहीं कर सकते कि a1 को पहले लिख दिया, मतलब a2 को पहले लिख दिया और a1 को बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर प्रेफर करता है, ऑर्डर मायने रखता है, आपको ऑर्डर उसका चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर चेंज होता है सेट में, सीक्वेंस में नहीं होता है। यही डिफरेंस है सेट और सीक्वेंस में। इस सेट में जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मायने नहीं रखता है, मतलब आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उसी पोजीशन पे उसे लिखा जाएगा, इधर उधर आप उसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा 1 की इमेज होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा 2 की इमेज होगा, तीसरा एलिमेंट 3 की इमेज होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हम लोग सीक्वेंस को इस तरीके से ही लिखते हैं। अब यहाँ पर जब आप लिखते हैं कि मेरे पास ये a1 a2 a3 है, तो a1 क्या है, a1 है मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, a2 क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसी तरह से आप लोग बात करें कि मेरे पास n क्या होगा, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, और nth टर्म से ही हम लोग सीक्वेंस को, nth टर्म को अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें या फिर इस तरह से ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो उसे भी हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। अब हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ उसके रेंज की भी बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, The set of all distinct terms of sequence is called its range। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, यहाँ पर लिया गया है n is equals to 1/n। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जैसे ही लिखा आपने, तो इस सीक्वेंस की ये जो n is equals to 1/n आपने सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस की टर्म्स कैसे होंगी, n is equals to 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 1, n is equals to 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आएगी 1/2, n is equals to 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आएगी 1/3। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी। आप देखें कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। आगे पीछे नहीं लिखना है, जिस ऑर्डर में आ रही है उसी ऑर्डर में इसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि रेंज क्या होता है। आपने जैसे ही एक सीक्वेंस लिया, उसकी टर्म्स को डिफाइन किया, टर्म्स को डिफाइन करने के बाद आप ऑब्जर्व करें कि कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। जितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं वो सबका कलेक्शन रेंज होता है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका रेंज ये पूरा का पूरा ही हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें दूसरा एग्जांपल, अगर आप देखते हैं कि आपके पास एग्जांपल दिया है n is equals to -1 की पावर n। अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स को लिखना चाहूँ तो n is equals to 1 पुट करूंगी तो -1, n is equals to 2 पुट करूंगी तो 1, 3 पुट करूंगी तो -1, 4 पुट करूंगी तो वापस से 1 आ जाएगा। दैट मीन्स आप देखें कि यहाँ पर -1 आ रहा है इफ n इज ओड। अगर n को ओड लेते हैं तो -1 आता है, 1 आता है इफ n इज इवन। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी है, केवल 2 ही हैं, -1 और 1। तो इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा, रेंज हमेशा एक सेट होता है, तो इसमें एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीट भी हो रहा है तो सिंगल बार ही लिखा जाएगा। तो इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे, -1 और 1। ठीक है, ये इसका रेंज सेट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो कि थर्ड एग्जांपल आपको दिया गया है, इसमें भी सारी की सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट आएंगी सीक्वेंस की, तो ये पूरा का पूरा ही रेंज सेट बन जाएगा। जब आप फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, इस फोर्थ एग्जांपल में आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर, ठीक है,
वापस से सीक्वेंस की टर्म्स को लिखा जाएगा तो आप देखें कि जैसे ही n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1, फिर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, फिर 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, 4 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स आती जाएंगी, मतलब आपका सीक्वेंस बनेगा 0 2 0 2, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी। केवल दो डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं, 0 और 2। 0 आ रहा है जब n इवन सॉरी ऑड है और 2 आ रहा है जब n इवन है। ठीक है, तो 0 2 0 2 0 2 यही सीक्वेंस की टर्म्स मिल रही हैं। तो डिस्टिंक्ट टर्म्स केवल दो ही हैं, तो इसका रेंज सेट जो होगा, यही रेंज सेट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, ये इसका रेंज सेट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की बात। अब मैं बात करना चाहूँ आगे कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, अनबाउंडेड कब होता है, सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, जस्ट सपोज मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक सीक्वेंस ली, जैसे कि मैंने यही सीक्वेंस ले ली n, सिंपली n एक सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स क्या होंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो ये सीक्वेंस की टर्म्स जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही सीक्वेंस की टर्म्स भी बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगी, जहां तक नेचुरल नंबर जाता है वहां तक जाएंगी। तो आप देखें कि इसमें मुझे सीक्वेंस में अगर इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं मैं, तो मुझे 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। मुझे आगे नहीं पता, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि सबसे छोटी टर्म आपको मिल रही है, सबसे बड़ी टर्म का आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा और नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि पता नहीं है ऊपर कहां तक जा रहा है। ये बाउंडेड अबव नहीं है लेकिन बाउंडेड बिलो है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर आप ये -n ले लेते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपके पास कोई टर्म ऐसी मिल जाए, आप बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी टर्म आपको दिख जाए कि सीक्वेंस की बाकी टर्म्स उस टर्म से छोटी हैं, कोई एक ऐसा रियल नंबर या कोई ऐसा नेचुरल कोई ऐसी टर्म मिल जाए जिससे बाकी सारी टर्म्स छोटी हो, तो वो बाउंडेड अबव कहलाता है। A sequence n is said to be bounded above if there exists a real number k कि n is less than equals to k for all n belongs to natural number, मतलब एक k ऐसा मिल गया जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हैं, छोटी या बराबर हैं, तब उस सीक्वेंस को कहा जाता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ है -n, आपने सीक्वेंस की टर्म को लिखा तो ये आ रहा है -3 -2 -1 तक ओनली। नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करें तो ये -4 -3 -2 -1 एंड यहाँ पर आपका सीक्वेंस फिनिश हो गया। ठीक है, इधर कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे आप नहीं जा पा रहे हो, तो ये सबसे छोटी टर्म है, मतलब बाकी सारी टर्म्स इससे क्या है, छोटी है। ये हो गया आपका के, सीक्वेंस की बाकी टर्म्स आप इससे छोटी हैं, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी टर्म आपको मिल गई जिससे सारी टर्म्स छोटी थी, तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसी तरह से जब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात की जाती है, तो ये आपने एग्जांपल मैंने दे ही दिया आपको। ऐसी टर्म मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिससे आपको एक टर्म ऐसी मिल जाए जिससे बाकी सारी टर्म सीक्वेंस की क्या बड़ी हो। एक रियल नंबर ऐसा मिल जाए कि जिससे एक रियल नंबर आपको ऐसा मिल जाए कि जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तब आप उसे क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, अब रेंज के कंसेप्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो रेंज में अगर आपको दिखाई दे कि रेंज सेट अगर आपका बाउंडेड अबव है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें, ठीक है, ये जो फर्स्ट था आपका फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें रेंज सेट ये आया था आपके पास। अब ये बाउंडेड है या बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, ये देखना पड़ेगा। तो आप देखें कि 1 सबसे बड़ी टर्म है, बाकी सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, मतलब एक रियल नंबर 1 ऐसा मिल गया मुझे जिससे सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, छोटी हैं, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो 1 क्या कर रहा है, इसे ऊपर से बाउंड कर रहा है, तो ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सेकंड की बात करें तो ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। क्यों है, मतलब ये दोनों है, बाउंडेड अबव भी है, इसको मैं पेन चेंज कर देती हूँ,
ठीक है, ये आपका ये वाला जो सीक्वेंस है ये दोनों है, बाउंडेड अबव बाय 1 और बाउंडेड बिलो बाय -1। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इसी तरह से जब आप इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो सीक्वेंस है आपका वो भी क्या है, आपका बाउंडेड सीक्वेंस होगा -1 to 1 के बीच में। ठीक है, ये वाला भी सीक्वेंस आपका क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि 0 सबसे छोटा है रेंज सेट का एलिमेंट और 2 सबसे बड़ा रेंज सेट का एलिमेंट। तो रेंज सेट को देखकर भी आप बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आपका सीक्वेंस बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव कैसा होगा। अगर रेंज सेट बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड अबव होगा, रेंज सेट अगर आपका बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड बिलो होगा। ये तो हुआ बाउंडेडनेस का कंसेप्ट हमारा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास अगर कोई भी सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। ठीक है, अब आप देखें कि जैसे आपने ये वाला एग्जांपल लिया था -1 की पावर n, तो इसका रेंज ये क्या था, -1 1 -1 1, ये आ गया था सीक्वेंस। इसका रेंज सेट क्या आया था मेरे पास, रेंज सेट आया था मेरे पास इसका -1 और 1। आप देखें कि आपका रेंज सेट ये क्या था, बाउंडेड है, ये रेंज सेट क्या है इसका, बाउंडेड है, तो सीक्वेंस भी क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होता है जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। तो बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हैं तो सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें भी देखें, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये सीक्वेंस बाउंडेड है। क्यों है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स आते हैं 1 1/2 1/3, रेंज सेट और सीक्वेंस दोनों सेम ही आता है। यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ी टर्म है 1 और सबसे छोटी टर्म आपको क्या मिलेगी, ये जो है ये बाउंडेड अबव बाय 1 है। और बाउंडेड बिलो की बात करूं मैं, बाउंडेड बिलो बाय 0। 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिससे सारी टर्म्स क्या हैं, बड़ी हैं। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो बाय 0 है, बाउंडेड अबव बाय 1 है। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब जब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये सीक्वेंस की टर्म 0 बनेगी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा रियल नंबर हो जाएगा जिससे सारी टर्म्स बड़ी होंगी, तो ये सीक्वेंस भी क्या होगा, ये सीक्वेंस भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सीक्वेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे लिखते कैसे हैं और उसमें रेंज सेट क्या होता है और बाउंडेडनेस को कैसे चेक किया जाता है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। अब आपके पास जो कंसेप्ट बचता है वो है अनबाउंडेड सीक्वेंस का, मोनोटोनिसिटी का और आपके पास सुप्रीमम एंड इन्फीमम का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि डेफिनेशंस एकदम क्लियर होंगी तभी रियल एनालिसिस पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस को क्लियर करते हुए चलें, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।